नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग डाई तथा स्ट्रेट एज पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। परिचय इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम डाई का परिचय देखेंगे। डाई एक बाहरी थ्रेड काटने वाला टूल है जिसके द्वारा किसी गोल रॉड या पाइप के बाहरी मार्ग पर थ्रेड काटी जाती है। कार्यशाला में प्रयोग होने वाला डाई एक बाहरी थ्रेड काटने वाला टूल होता है। जब भी गोल रॉड या पाइप के बाहरी सिरे पर थ्रेड काटनी होती है तब हम डाई का प्रयोग करके बाहरी थ्रेड काटते हैं। डाई का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। डाई हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील की बनी होती है। डाई का मटेरियल या तो हाई कार्बन स्टील हो सकता है या कार्बन स्टील हो सकता है या फिर एलॉय स्टील हो सकता है, जिसके अंदर थ्रेड कटी होती है तथा फ्लूट्स भी कटी होती हैं। इसके अंदर थ्रेड भी कटी होती हैं और फ्लूट्स भी कटे होते हैं। डाई के एक साइड में कुछ चूड़ियाँ चैम्फर की होती हैं जिससे कि डाई आसानी से थ्रेड काटना आरंभ कर सके। डाई के एक साइड में कुछ चूड़ियाँ होती हैं जो कि चैम्फर की होती हैं। चैम्फर इसलिए की होती हैं ताकि डाई जब थ्रेड काटे तो वह आसानी से थ्रेड काट सके। अब हम डाई के प्रकार के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ डाई। कार्य के अनुसार डाई निम्नलिखित 8 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली डाई जो होती है वह है राउंड स्प्लिट डाई। दूसरी डाई जो होती है वो है एडजस्टेबल डाई। तीसरी डाई जो होती है वो होती है डाई नट। चौथी डाई जो होती है डाई प्लेट। पांचवी डाई पाइप डाई। छठी डाई चेजर डाई। सातवीं डाई एक्रोन डाई। आठवीं डाई राउंड सॉलिड डाई। सबसे पहले हम राउंड स्प्लिट डाई के बारे में जानेंगे। यह डाई गोल आकार की बनी होती है। इसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है। राउंड स्प्लिट डाई आकार में गोल आकार की होती है जिसमें एक स्लॉट कटी होती है। राउंड स्प्लिट डाई में एक स्लॉट कटी होती है। थ्रेड काटने के लिए इसे डाई स्टॉक में पकड़ा जाता है जिसमें डाई को कसने के लिए 3 स्क्रू लगे होते हैं। जब भी हमें राउंड स्प्लिट डाई के द्वारा बाहरी थ्रेड काटनी होती है तब इस डाई को हम डाई स्टॉक में पकड़ते हैं और इस डाई स्टॉक में डाई को कसने के लिए 3 स्क्रू भी लगे होते हैं। अब हम दूसरी डाई के बारे में जानेंगे जो है एडजस्टेबल डाई। इस डाई में 2 टुकड़े या गुटके होते हैं जिनमें चूड़ी कटी होती है। एडजस्टेबल डाई में जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है 2 टुकड़े होते हैं या फिर 2 गुटके होते हैं। इन टुकड़े या गुटकों में थ्रेड कटी होती है, चूड़ी कटी होती है। चूड़ी में कटिंग एज बनाने और कटे चिप्स को बाहर निकालने के लिए इनके बीच में एक ग्रूव कटी होती है। एडजस्टेबल डाई में एक ग्रूव कटी होती है। ग्रूव कटे होने से हम चूड़ी में कटिंग एज बना सकते हैं और
कटे चिप्स को बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार के डाई स्टॉक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्क्रू की सहायता से इन टुकड़ों को कम या ज़्यादा एडजस्ट करके 2 या 3 बार में पूरी गहराई की चूड़ी काट ली जाती है। इसके लिए हम लोग एक विशेष प्रकार का डाई स्टॉक का प्रयोग करते हैं। डाई स्टॉक में एक स्क्रू लगा होता है, जिसकी सहायता से हम इसका साइज़ कम भी कर सकते हैं या इसका साइज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसलिए ये एडजस्टेबल डाई भी कहलाती है, क्योंकि इस डाई का साइज़ हम कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं और इस डाई के द्वारा हम 2 या 3 बार में ही पूरी गहराई की चूड़ी आसानी से काट सकते हैं। तीसरी डाई होती है डाई नट। डाई नट का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। यह हेक्सागोनल या वर्गाकार नट की आकृति के होते हैं। इनमें 4 या 6 फ्लूट्स कटे होते हैं। डाई नट का आकार या तो हेक्सागोनल हो सकता है या फिर वर्गाकार नट की आकृति के हो सकते हैं। इनमें 4 या 6 फ्लूट्स कटे होते हैं। इन्हें घुमाने के लिए स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें डाई नट को घुमाना हो तो हम स्पैनर की सहायता से इसे घुमा सकते हैं। इनका प्रयोग खराब थ्रेड जो बोल्ट के अंदर कटी होती है को ठीक करने के लिए किया जाता है। कभी कभी बोल्ट के अंदर खराब थ्रेड कटी होती है। अगर हमें उन थ्रेडों को ठीक करना हो तो हम डाई नट की सहायता से इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। फोर्थ डाई जो होती है वो होती है डाई प्लेट। इसका प्रयोग छोटे व्यास के स्क्रू जिनका साइज 3 मिलीमीटर से कम व्यास का होता है उन पर थ्रेड काटने के लिए किया जाता है। डाई प्लेट का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। जब भी छोटे व्यास के स्क्रू जिनका साइज 3 मिलीमीटर से कम व्यास का होता है उन पर अगर थ्रेड काटना होता है तब हम डाई प्लेट का प्रयोग करते हैं। इसमें एक ही प्लेट से कई व्यास के स्क्रू पर थ्रेड काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। डाई प्लेट की एक ही प्लेट से हम कई व्यास के स्क्रू पर थ्रेड आसानी से काट सकते हैं। यह प्लेट हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। डाई प्लेट का मटेरियल हाई कार्बन स्टील का होता है। इसमें डाई स्टॉक की आवश्यकता नहीं होती है। डाई प्लेट में हमें किसी भी प्रकार के डाई स्टॉक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिफ्थ है पाइप डाई। इस डाई का प्रयोग केवल पाइपों के बाहरी सिरे पर थ्रेड काटने के लिए किया जाता है। जब भी हमें पाइपों के बाहरी सिरे पर थ्रेड काटना होता है तब हम पाइप डाई का प्रयोग करते हैं। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, पाइप डाई का प्रयोग हम केवल पाइपों के बाहरी सिरे पर थ्रेड काटने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इसमें 2 या 4 गुटके होते हैं जिन्हें एक विशेष प्रकार के डाई स्टॉक में फिट किया जाता है। पाइप डाई में 2 या 4 गुटके होते हैं जिन्हें एक विशेष प्रकार के डाई स्टॉक में फिट करके प्रयोग में लाया जाता है। डाई के साइज को कम या ज़्यादा करने के लिए एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। अगर हमें डाई के साइज़ को कम करना है या फिर डाई के साइज़ को बढ़ाना है, ये करने के लिए यहाँ पर एक एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम डाई के साइज़ को कम भी कर सकते हैं और डाई के साइज़ को अधिक भी कर सकते हैं।
तथा इसके स्टॉक में एक गाइड बुश लगा होता है, जिससे पाइप पर टेढ़ी थ्रेड नहीं होती है। एक गाइड बुश का भी प्रयोग किया जाता है। गाइड बुश का प्रयोग करने से पाइप पर थ्रेड कभी भी टेढ़ी नहीं कटती है। आजकल रैचेट पाइप डाई का प्रयोग किया जाता है। आजकल जो पाइप डाई प्रयोग में लाई जाती है उसे रैचेट पाइप डाई कहते हैं। सिक्स्थ है चेजर डाई। चेजर डाई का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इसका प्रयोग ऑटोमेटिक मशीनों पर ज़्यादा मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। जब भी हमें ज़्यादा मात्रा में उत्पादन चाहिए होता है, तब हम चेजर डाई का प्रयोग करके ऑटोमेटिक मशीनों पर ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं। इसे सेल्फ ओपनिंग डाई भी कहते हैं। चेजर डाई का दूसरा नाम होता है सेल्फ ओपनिंग डाई। इसमें हाई स्पीड स्टील के हार्ड 4 या 6 गुटके होते हैं। चेजर डाई में हाई स्पीड स्टील मटेरियल के हार्ड किए हुए, मतलब कठोरता बनाए रखते हुए 4 या 6 गुटके लगे होते हैं। इन गुटकों पर नंबर अंकित होता है। ये जो 4 या 6 गुटके लगे होते हैं, इन गुटकों पर नंबर पड़ा होता है। सेवेंथ है एक्रोन डाई। यह एक आधुनिक डाई है। इसका प्रयोग किसी होल या ग्रूव में लगे रॉड पर थ्रेड काटने के लिए किया जाता है। एक्रोन डाई का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। ये एक आधुनिक प्रकार की डाई होती है। एक्रोन डाई का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ किसी होल में या फिर किसी ग्रूव में कोई अगर रॉड लगी हुई है और उस रॉड पे हमें बाहरी थ्रेड काटनी होती है, तब हम एक्रोन डाई का प्रयोग करते हैं। इसके मुंह का साइज होल के व्यास से कम होता है, जो विशेष प्रकार के डाई स्टॉक में पकड़कर हाथ द्वारा या मशीन द्वारा प्रयोग की जाती है। एक्रोन डाई का जो मुंह का साइज होता है वो हमेशा होल के व्यास से कम रखते हैं और एक्रोन डाई को एक विशेष प्रकार के डाई स्टॉक में पकड़कर या तो हाथ द्वारा या फिर मशीन द्वारा बाहरी थ्रेड काटते हैं। एट्थ है राउंड सॉलिड डाई। राउंड सॉलिड डाई का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इस प्रकार की डाई गोलाई में सॉलिड होती है। इस प्रकार की डाई का जो आकार होता है वो गोलाई में सॉलिड आकार होता है। इसमें 4 फ्लूट्स होते हैं तथा इसमें डाई के साइज को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। राउंड सॉलिड डाई में 4 फ्लूट्स होते हैं और राउंड सॉलिड डाई को हम साइज में कम या अधिक नहीं कर सकते हैं। इसके द्वारा एक ही बार में थ्रेड काट दी जाती है। एक ही बार में राउंड सॉलिड डाई की सहायता से हम थ्रेड काट सकते हैं। इसकी परिधि पर स्प्लिट डाई की तरह कट नहीं होता है। राउंड सॉलिड डाई की जो परिधि होती है, जो सरकमफेरेंस होती है, उसमें स्प्लिट डाई की तरह कोई भी कट्स नहीं लगे होते हैं और इस डाई की सहायता से हम एक ही बार में बाहरी थ्रेड काट सकते हैं। इसके साइज को हम कम या अधिक नहीं कर सकते हैं। अब हम ब्लैंक साइज के बारे में जानेंगे। ब्लैंक साइज क्या होता है और इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका क्या सूत्र होता है, इसके बारे में जानेंगे। डाई द्वारा थ्रेड काटने के लिए रॉड के साइज को बनाना पड़ता है, उसे ब्लैंक साइज कहते हैं। जब हम डाई द्वारा बाहरी थ्रेड काटते हैं तो हमें रॉड के साइज को पहले बनाना पड़ता है।
उसे ही हम ब्लैंक साइज कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉड का साइज थ्रेड के साइज से कम रखा जाता है। जो रॉड का साइज होता है वो हमेशा थ्रेड के साइज से कम रखा जाता है। आइए हम ब्लैंक साइज का क्या सूत्र होता है वो जानते हैं। ब्लैंक साइज का जो सूत्र होता है वह है ब्लैंक साइज इज इक्वल टू थ्रेड का व्यास माइनस पिच बाय 10। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है M10 इंटू 1.5 के ब्लैंक साइज ज्ञात करना। यहाँ पर M का मतलब है मीट्रिक थ्रेड, 10 यहाँ पर थ्रेड का व्यास है और 1.5 पिच है। आइए अब हम ब्लैंक साइज के सूत्र में इन सबको रखते हैं। तब ब्लैंक साइज इज इक्वल टू थ्रेड का व्यास 10 है, हमने यहाँ 10 रखा है, माइनस पिच यहाँ 1.5 है, 1.5 बाय 10। ब्लैंक साइज जो निकल के आता है वो 9.85 मिलीमीटर आता है। अब हम डाई द्वारा थ्रेड काटने का जो तरीका होता है उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले जिस रॉड पर थ्रेड काटनी होती है, थ्रेड के अनुसार ब्लैंक साइज बनाकर रॉड के सिरे पर चैम्फर लगाते हैं। जिस भी रॉड पर हमें बाहरी थ्रेड काटनी होती है डाई के द्वारा, उसका हम ब्लैंक साइज बनाते हैं और रॉड के सिरे पर चैम्फर लगाते हैं। चैम्फर लगाने का मतलब है कि जो भी बर वगैरह होते हैं उनको हटाते हैं और तेज धार वाले किनारों को हटाते हैं। सेकंड, रॉड को वाइस में लंब रूप में सीधा बांधना चाहिए। जब हम वाइस में रॉड को बांधते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो लंब रूप में बांधें और सीधा बांधें। थर्ड, डाई को रॉड पर फिट करते समय दोनों हाथों से बराबर दबाव देकर दाएं से बाएं घुमाना चाहिए। यहाँ हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब हम डाई को रॉड पर फिट करते हैं तो अपने दोनों हाथों से बराबर दबाव देना चाहिए ताकि संतुलन बना रहे और दाएं से बाएं घुमाना चाहिए। फोर्थ, डाई को प्रत्येक चक्र में आगे चलाने के बाद पीछे भी घुमाना चाहिए। जब हम डाई को प्रत्येक चक्र में आगे चलाते हैं उसके बाद उसे पीछे भी घुमाना आवश्यक होता है, उसे पीछे भी घुमाना चाहिए। फिफ्थ, थ्रेड काटते समय मटेरियल के अनुसार लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। जब हम डाई द्वारा बाहरी थ्रेड काटते हैं तो जिस प्रकार के मटेरियल पर हम थ्रेड काटते हैं उस प्रकार का लुब्रिकेंट रखना चाहिए। लुब्रिकेंट रखने से जब बाहरी चूड़ियाँ काटी जाती हैं डाई के द्वारा तो जो चिप्स वगैरह होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं और जो चूड़ियाँ बनती हैं वो साफ बनती हैं। सिक्स्थ, थ्रेड पर नट या थ्रेड रिंग गेज चढ़ाकर चेक कर लेना चाहिए कि थ्रेड की गहराई ठीक है या नहीं। जब बाहरी थ्रेड कट जाती है तब हमें थ्रेड पर नट चढ़ाना चाहिए या फिर थ्रेड रिंग गेज को चढ़ाकर चेक कर लेना चाहिए कि जो थ्रेड की गहराई बनाई हुई है वो ठीक बनी है कि नहीं बनी है। अब हम स्ट्रेट एज के बारे में जानेंगे। स्ट्रेट एज का परिचय, अधिक लंबी व चौड़ी सतह को चेक करने, लंबी सीधी रेखाएं मार्क करने, जॉब का स्ट्रेटनेस की जांच करने के लिए स्ट्रेट एज स्टील या कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं।
स्ट्रेट एज का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। जब भी कभी अधिक लंबी व चौड़ी सतह को चेक करना होता है या फिर लंबी सीधी रेखाएं मार्क करनी होती हैं या फिर जॉब की स्ट्रेटनेस की जांच करनी होती है, तब हम स्ट्रेट एज का प्रयोग करते हैं। स्ट्रेट एज प्रायः स्टील या कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अब हम स्ट्रेट एज के प्रकार के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला प्रकार होता है स्टील स्ट्रेट एज, दूसरा प्रकार होता है टूल मेकर्स स्टील स्ट्रेट एज और तीसरा प्रकार होता है कास्ट आयरन स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज के प्रकार में जो पहला प्रकार होता है वो है स्टील स्ट्रेट एज। आइए इसके बारे में जानते हैं। स्टील स्ट्रेट एज का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। यह 2 मीटर तक लंबाई में मिलते हैं। इनकी लंबाई 2 मीटर तक होती है। यह आयताकार क्रॉस सेक्शन में बने होते हैं। स्टील स्ट्रेट एज का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आयताकार होता है। इनका एक किनारा तिरछा होता है। स्टील स्ट्रेट एज का जो एक किनारा होता है वो तिरछा होता है और एक किनारा सीधा होता है। सेकंड है टूल मेकर्स स्टील स्ट्रेट एज। इसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है। यह छोटी लंबाई में मिलते हैं। इनकी लंबाई अधिक नहीं होती है, ये कम लंबाई में मिलते हैं। इनका एक सिरा तिरछा होता है, इनका भी एक सिरा तिरछा होता है और जो तिरछा कोण होता है वह 60 डिग्री का होता है। एक किनारा तिरछा होता है और उसका जो कोण होता है वो 60 डिग्री रखा जाता है तथा इनके द्वारा अंदरूनी कोण भी चेक किए जाते हैं। टूल मेकर्स स्टील स्ट्रेट एज के द्वारा हम अंदरूनी कोणों को भी आसानी से चेक कर सकते हैं। स्ट्रेट एज के प्रकार में जो तीसरा प्रकार है वह है कास्ट आयरन स्ट्रेट एज। इसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है। यह क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बने होते हैं। इनका मटेरियल क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन होता है। यह 3 मीटर लंबाई में होते हैं। इनकी लंबाई 3 मीटर होती है। इनका प्रयोग मशीन टूल स्लाइड वेज को चेक करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग प्रायः जब हमें मशीन टूल की स्लाइड वेज को चेक करना होता है तब हम कास्ट आयरन स्ट्रेट एज का प्रयोग करते हैं। इन्हें नैरो सरफेस प्लेट भी कहा जाता है। कास्ट आयरन स्ट्रेट एज का दूसरा नाम होता है नैरो सरफेस प्लेट। कास्ट आयरन स्ट्रेट एज में रिब्स होती हैं और इसकी टॉप की आकृति बो आकार की होती है, जिसके कारण इसमें डिस्टॉर्शन उत्पन्न नहीं होता है। कास्ट आयरन स्टील स्ट्रेट एज में रिब्स होते हैं और इनकी जो टॉप की आकृति होती है वो बो आकार की होती है। बो आकार की टॉप की आकृति होने के कारण इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन उत्पन्न नहीं होते हैं। अपनी ही वजन से इनका रूप ना बिगड़े इसके लिए इन पर फीट लगे होते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि इसमें फीट लगे हुए हैं। फीट लगे होने से इनके जो वजन से इनका आकार रूप ना बिगड़े इसलिए फीट को लगाया जाता है। अब हम स्ट्रेट एजों का प्रयोग क्या क्या होता है उनके बारे में जानेंगे, जिसमें पहला प्रयोग है फिलर गेज के साथ जांच। जब स्ट्रेट एज तथा सरफेस के मध्य गैप अधिक हो तो अंतर के निर्धारण के लिए एक फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। फिलर गेज का
प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि जब कभी भी स्ट्रेट एज और जो सरफेस के मध्य गैप आ जाता है और उस गैप में अधिक अंतर हो, तो अगर हम उस अंतर के निर्धारण करना चाहें तो फिलर गेज की सहायता से हम अंतर का निर्धारण कर सकते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, फिलर गेज की सहायता से जो सरफेस है जिसको टेस्ट करना है उसको टेस्ट किया जा सकता है। दूसरा जो प्रयोग होता है वो है लाइट बॉक्स का प्रयोग। जब प्रिसीजन स्ट्रेट एज मतलब टूल मेकर स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाए तो इस स्थिति में एक लाइट बॉक्स का प्रयोग करना लाभदायक होता है। जब भी हम टूल मेकर स्टील स्ट्रेट एज का प्रयोग करें, इनको प्रिसीजन स्ट्रेट एज भी बोलते हैं, उस समय हमें एक लाइट बॉक्स का प्रयोग करना लाभदायक हो सकता है। कंपोनेंट तथा स्ट्रेट एज के मध्य के गैप में सेल रोशनी की रेखा दिखाई देती है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि जो कंपोनेंट है और जो स्ट्रेट एज है उसके मध्य का जो गैप है उसमें एक सेल रोशनी की रेखा दिखाई देती है। यदि गैप में सफ़ेद रोशनी दिखाई दे, इन दोनों के गैप में अगर हमें सफ़ेद रोशनी दिखाई दे तो यह 0.002 मिलीमीटर से अधिक है, तथा यदि यह हल्की सी दिखाई दे तो गैप 0.002 मिलीमीटर से कम है। अगर इस गैप में सफ़ेद रोशनी दिखाई देती है तो यह गैप 0.002 मिलीमीटर से अधिक होता है, और अगर हल्की सी रोशनी दिखाई देती है तो गैप 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। सावधानियां, प्रिकॉशंस। डाई तथा स्ट्रेट एज का प्रयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसके बारे में जानते हैं। जिसमें फर्स्ट है, रॉड के व्यास के अनुसार ही डाई का चुनाव करना चाहिए। जिस प्रकार के रॉड का व्यास है उसी प्रकार की डाई का चुनाव करना चाहिए, तभी बाहरी थ्रेड अच्छे से कटेगी। सेकंड, चूड़ियाँ काटते समय डाई स्टॉक पर बराबर दबाव देना चाहिए, अन्यथा चूड़ी टेपर हो जाएगी या फिर स्प्लिट डाई टूट सकती है। जब हम चूड़ियाँ काटते हैं तो उस समय हमें डाई स्टॉक पर बराबर दबाव देना चाहिए ताकि संतुलन बना रहे। अगर हम बराबर दबाव नहीं देंगे तो जो चूड़ियाँ कटेंगी वो टेपर में कटेंगी या फिर स्प्लिट डाई जो होती है वो टूट सकती है। थर्ड, कभी भी एक ही कट में पूरी गहराई में चूड़ी नहीं काटनी चाहिए। कभी भी एक ही कट में पूरी गहराई की चूड़ी नहीं काटनी चाहिए। जब हम एक बार डाई को एक चक्र में घुमाते हैं तो उसे वापस लाना भी ज़रूरी होता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फोर्थ, कभी भी चलती डाई का साइज एडजस्ट नहीं करना चाहिए। साइज हमेशा डाई बाहर निकाल कर एडजस्ट करना चाहिए। कभी भी जब हम डाई द्वारा बाहरी चूड़ी काटते हैं तो कार्य करते समय डाई का साइज एडजस्ट नहीं करना चाहिए। जब कार्य ना कर रहे हों तब साइज को हमेशा डाई बाहर निकाल कर एडजस्ट करना चाहिए और फिर कार्य करना चाहिए। फिफ्थ, मार्किंग करते समय स्ट्रेट एज को सीधा रखना चाहिए। जब हम स्ट्रेट एज के द्वारा मार्किंग करें तो हमेशा स्ट्रेट एज को सीधा रखना चाहिए। सिक्स्थ, काम समाप्त होने के बाद डाई तथा स्ट्रेट एज को साफ करके रखना चाहिए। जब भी हमारा काम कंप्लीट हो जाए तो हमें डाई तथा स्ट्रेट एज को साफ करके रखना चाहिए। जो भी उसमें चिप्स वगैरह डाई में लगे हुए हैं उनको साफ करके ही रखना चाहिए, सही स्थान पर रखना चाहिए। प्रशिक्षण का सारांश। आज हमने डाई तथा स्ट्रेट एज के प्रशिक्षण में डाई तथा स्ट्रेट एज का परिचय पढ़ा है। डाई के प्रकार पढ़े हैं। डाई के प्रकार में जो पहला प्रकार था वह है राउंड स्प्लिट डाई,
दूसरा प्रकार था एडजस्टेबल डाई, तीसरा प्रकार था डाई नट, चौथा प्रकार था डाई प्लेट, पांचवा प्रकार था पाइप डाई, छठा प्रकार था चेजर डाई, सातवां प्रकार था एक्रोन डाई, आठवां प्रकार था राउंड सॉलिड डाई। इसके बाद हमने ब्लैंक साइज ज्ञात करना जाना है, डाई द्वारा थ्रेड काटने का तरीका के बारे में जाना है, स्ट्रेट एज के प्रकार के बारे में जाना है। स्ट्रेट एज के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला प्रकार होता है स्टील स्ट्रेट एज, दूसरा प्रकार होता है टूल मेकर्स स्टील स्ट्रेट एज और तीसरा प्रकार होता है कास्ट आयरन स्ट्रेट एज। इसके बाद हमने स्ट्रेट एजों का क्या क्या प्रयोग होता है उनके बारे में जाना है। इसके बाद हमने डाई तथा स्ट्रेट एज का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उनके बारे में जाना है। प्रयुक्त संदर्भ, इस डाई तथा स्ट्रेट एज के प्रशिक्षण में जो हमने संदर्भ लिया है वह निमीज ई बुक्स फॉर मशीनिस्ट ग्राइंडर थ्योरी और ट्रेड थ्योरी मशीनिस्ट ग्राइंडर बाय राजनाथ चौधरी से लिया है। आज मैंने डाई तथा स्ट्रेट एज पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।